अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों ने सोप बबल पर ये रेनबो कलर्स ज़रूर देखे होंगे। ये एक ख़ास फिनोमेना की वजह से है जिसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं। बिल्कुल उसी फिनोमेना की वजह से आप अगर कभी पानी की सरफेस के ऊपर ऑयल को देखेंगे तो उसमें भी आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर कलर नज़र आते हैं, जो कि बेसिकली हमारे देखने वाले एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई कौन सा कलर हमें नज़र आएगा, वो भी दरअसल इसी इफेक्ट की वजह से होता है, जिस इफेक्ट का नाम है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो ये जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, ये क्या होता है? देखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स की वजह से एक खास किस्म का इंटरफेरेंस होता है जिसे थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से सोप बबल हो गए। सोप बबल हमें कलरफुल पैटर्न शो करते हैं, तो इस असर को कहते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ फिल्म। फिल्म कहते हैं बहुत ही पतली सी लेयर को ना, बहुत ही पतली सी जो लेयर होती है उसको हम थिन फिल्म कहते हैं। तो जब लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं इस टॉप सरफेस की वजह से और बॉटम सरफेस की वजह से, तो वो लाइट रेज आपस में जो है ना वो इंटरफेरेंस करती हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, एक नाइस कलर्ड पैटर्न हमें मिलता है। ठीक है, बट जरूरी क्या है? जो मैं कह रहा हूँ ना, पतली सी लेयर है। वो पतली सी लेयर का मतलब ये है कि जो थिकनेस ऑफ फिल्म है ना, वो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट में होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे 700 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर जो विजिबल लाइट है ना, वो 400 से लेके 700 नैनोमीटर के दरमियान में होती है तकरीबन। तो अगर जो थिकनेस है उस फिल्म की, वो अगर उसी रेंज की है, यानी कि 700 या 400 नैनोमीटर समथिंग है, तो फिर थिन फिल्म इंटरफेरेंस देखा जाता है। तो सादे अल्फाज में, जब लाइट रेज इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम टॉप और बॉटम सरफेस किसी भी थिन फिल्म से, तो इस असर को थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं। और यकीनन उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही टाइप का इंटरफेरेंस होता है। मिसाल के तौर पे ये थिन फिल्म है ना, मैंने थोड़ी सी चौड़ी करके बनाई है ताकि स्क्रीन के ऊपर क्लियर नजर आए। और इसकी थिकनेस को हम जाहिर कर देते हैं टी से। ठीक है, तो ऊपर एयर है और नीचे कोई भी फिल्म हो सकती है, उसका कोई भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो सकता है। अब लाइट रे टकराएगी, और टकराने के बाद आपको पता है कि जब भी लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाती है। अच्छा, ये लाइट रे एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और उसी लाइट रे का एक पार्ट ये अपर सरफेस से जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी एक रिफ्लेक्ट होके अंदर आ गया और एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया। ये रे दोबारा से यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होगी, आगे चली जाएगी, पर वो हमारे काम की बात नहीं है। और जो रिफ्लेक्ट होगी वो हमारे काम की है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और फिर दोबारा, अब वो जा रही है किसी लिक्विड से और एयर में, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी। तो देखो, हमें दो लाइट रेज मिल गई हैं, और दोनों लाइट रेज की खास बात यह है कि वो एक ही लाइट का हिस्सा है। इसका मतलब ये कि कोहेरेंट तो होंगी, और कोहेरेंट होने के अलावा अलावा ये मोनोक्रोमेटिक भी है, मतलब कि इनके वेवलेंथ भी सेम रहेगी। तो यकीनन ये आगे जाके इंटरफेरेंस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, इसको बोल देते हैं पॉइंट ओ और इसको बोल देंगे पॉइंट ए। तो मैं कह देता हूँ कि जो रे है वो ओ ए थी, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा जो हमें मिला वो ए बी मिल गया, और दूसरा हिस्सा जो हमें मिला वो डी ई मिल गया। ये आगे जाके इंटरफेरेंस करें चाहे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, वही दरअसल थिन फिल्म इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो सबसे ज़रूरी बात है ना थिन फिल्म इंटरफेरेंस के लिए जो हमें समझनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने जो कंसिडर किया था दोबारा देख लो। जो थिकनेस ऑफ थिन फिल्म है वो टी के बराबर है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन के बराबर है इसका, थिन फिल्म का। और जो रे है ओ ए, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आ रही है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, और ये इस पर इंसिडेंट करती है। अच्छा, फिर वो पार्टली रिफ्लेक्टेड हो जाती है और ये ए बी बन जाती है। और दूसरी बात ये कि जो रे है वो ए सी बन के यहाँ पे जाती है और फिर टकराने के बाद वापस चली जाती है। ये पूरा वो जो आपने लिखना है ना, वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। चाहो तो कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड राइट है वो सी डी है, ये वाली। फिर वो टकराने के बाद वापस आएगी तो इंटरफेरेंस होगा ए बी और डी ई के दरमियान में। वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है उनके पाथ डिफरेंस पे, कि पाथ डिफरेंस कितना है। वो यकीनन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए।
पर सबसे अहम बात जो इस टॉपिक में आपने समझनी है, रिफ्लेक्शन अकर करता है जब वेव इनकाउंटर करती है किसी मीडियम से टकराकर वापस आती है। रिफ्लेक्शन उसे ही कहते हैं कि जब कोई रे किसी मीडियम से टकराकर वापस आती है, और उस मीडियम की खास बात यह है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होता है। अच्छा, कभी भी जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो उसमें खास किस्म का फेज शिफ्ट आएगा, उसका फेस चेंज हो जाएगा। फेस चेंज हो जाएगा जिसे हम कहते हैं 180 डिग्रीज का फेस चेंज हो जाएगा। ये बात अगर आपने समझ ली ना बच्चों, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का मसला भी हल हो जाएगा और न्यूटन रिंग्स का मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है, क्या है, जब भी लाइट रे टकराकर वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसमें 180 डिग्री का फेस चेंज होता है। ऐसे समझो, देखो जब भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से टकराकर आती है, तो गौर से देखो, ये क्रस्ट था, यहाँ पे पहुंचा क्रस्ट। ठीक है, अब जो टकराने के बाद वापस आएगा ना, तो जिस पॉइंट पे क्रस्ट था वहां पे ट्रफ आ जाएगा। जिस पॉइंट पे क्रस्ट था वहां पे ट्रफ आ जाएगा। क्रस्ट का ट्रफ में तब्दील हो जाना, ये फेस चेंज होता है 180 डिग्री का। सही है, 180 डिग्री का मतलब एक वेव का जो क्रस्ट था वो टकराने के बाद उस वेव का ट्रफ बन रहा है। तो ये जो चेंज आता है फेस के अंदर, फेस शिफ्ट, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री का फेस चेंज, क्रस्ट का ट्रफ में तब्दील हो जाना आफ्टर रिफ्लेक्शन। और जबकि जो रिफ्रैक्टेड रे होती है उसमें कोई फेस चेंज नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई देखो, जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है यानी कि आर पार जा रही है, उसका कोई फेस चेंज नहीं होता। उसके अंदर जो जैसे ये देखो, क्रस्ट के बाद ट्रफ ही आ रहा है, ट्रफ के बाद क्रस्ट आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। यानी जिस पॉइंट पे ट्रफ होना चाहिए था उस पॉइंट पे ट्रफ ही है, यानी कोई फेस चेंज नहीं आता रिफ्रैक्टेड रे में। जबकि जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, टकराने के बाद वापस आने वाली रे होती है, उसमें फेस चेंज हो जाता है 180 डिग्री का। ठीक है, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं समझने के लिए। अब क्योंकि फेस चेंज हो जाएगा 180 डिग्री का, तो ज़रा बात को समझना। जो हमारी रे थी ए बी, उसमें फेज रिवर्सल हो रहा है 180 डिग्री का। जबकि जो रिफ्रैक्टेड रे आ रही है डी ई, वो बिना किसी फेस चेंज के आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 180 डिग्री का फेस चेंज आ रहा है दोनों रेस के अंदर ए बी और डी ई में, वो उनको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करवाएगा। ये थी ए बी और ये है डी ई। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि जहां पर इन्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना चाहिए था, अब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, अब वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर क्रस्ट आना चाहिए था वहां पे इस वेव का ट्रफ आ जाएगा। तो याद रखना, जो कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, वो रिवर्स हो जाती हैं इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। और अगर कंडीशंस रिवर्स हो जाएंगी तो आप ज़रा देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर मुझे कैलकुलेट करना है कब कंस्ट्रक्टिव कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो पहले मुझे कैलकुलेट करना चाहिए पाथ डिफरेंस को, कि ये पाथ डिफरेंस कितना है। अब ज़रा गौर से देखो, कौन सी रे ने ज़्यादा फासला तय किया हुआ है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसने ज़्यादा फासला तय करा है, या रिफ्रैक्टेड रे ने ज़्यादा फासला तय करा है? अब आप बोलेंगे सीधी सी बात है भाई, रिफ्रैक्टेड रे ने ज़्यादा फासला तय करा है। कितना एक्स्ट्रा फासला तय हो रहा है इन दोनों के दरमियान में? आप देख लो, जो दोनों का पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वैसे हम इसे पी डी से जाहिर कर सकते हैं, ये बराबर आ जाएगा सी ई, जो सी ई है, ठीक है, जो इसने फासला तय करा और जो ए बी ने फासला तय करा, दोनों में डिफरेंस है। गौर से देखो कितना एक्स्ट्रा फासला तय करा है इस रे ने, जो रिफ्रैक्टेड रे है इसने कितना एक्स्ट्रा फासला तय करा है इस पूरी रे ने। ये तो सीधी सीधी चली गई, लेकिन ये पहले अंदर गई थिन फिल्म के, फिर थिन फिल्म से बाहर आई, बाकी तो सब बराबर है। ये वो एक्स्ट्रा फासला है जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे ने कवर करा है। इसको जो मैं नाम दे रहा हूँ ना, ये मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्टेड रे। नाम आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये है रिफ्रैक्टेड। और ये कौन सी रे है? ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब बताओ किसने ज़्यादा फासला तय करा? ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्टेड रे ने ज़्यादा फासला तय करा। कितना एक्स्ट्रा फासला तय करा? एक मरतबा अंदर गई, एक मरतबा बाहर आई। अंदर जाते हुए टी फासला तय करा और बाहर आते हुए भी टी फासला तय करा। तो जो टोटल पाथ डिफरेंस हुआ, वो टोटल पाथ डिफरेंस एक्चुअली बराबर है 2t के। ये बात आपने याद रखनी है कि जो पाथ डिफरेंस होता है इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस, एक्चुअली वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ टी के। और ट्वाइस ऑफ टी का मतलब क्या हो गया?
ट्वाइस ऑफ टी का मतलब हो गया जो एयर फिल्म की थिकनेस थी उससे डबल होता है। तो पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, पार्ट डिफरेंस कब होगा, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे कब होगा। अब देखो वैसे जो हमने पढ़ा है पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बराबर होना चाहिए एम लेमडा के, यही हमने सीखा था, है ना। यही हम सीख के आए हैं कि भाई जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो एम लेमडा पर होता है। बट यहाँ पर जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि हमारे मुताबिक यहाँ पे जो फेस चेंज हो रहा है वो 180 डिग्री का हो रहा है, यानी कि जहां पे क्रस्ट होना चाहिए था वहां पर अभी ट्रफ आ रहा होगा, समझे। और फिर अगर क्रस्ट की जगह पे ट्रफ आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए था वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना था वहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा। यही वजह है कि जो कंडीशन होती है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस वो बराबर हो जाती है m प्लस हाफ लेमडा के। सही है, याद रखना कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर रिवर्स्ड इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m प्लस हाफ लेमडा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा कितना है पार्ट डिफरेंस, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 से पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पार्ट डिफरेंस की जगह पे 2t, और ये आ जाएगा m प्लस हाफ, और साथ में आ जाएगा लेमडा n। अच्छा लेमडा n मैंने क्यों लिखा है बच्चों, वेवलेंथ में भी तो फर्क आएगा, जब रे रिफ्रैक्ट होकर आती है तो उसकी वेवलेंथ में भी तो फर्क आता है। तो जो वेवलेंथ में फर्क आएगा वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, वो हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। जो वेवलेंथ का फर्क है लेमडा एन वो एक्चुअली बराबर होता है जो असल वेवलेंथ होती है डिवाइड बाय एन, वेयर आप जानते हैं एन को मैंने शुरू में बताया था, एन इस थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो इस थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको जो है वो मैंने जाहिर किया हुआ है एन से ना, ईटा से जाहिर करते हैं वैसे। तो ये वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखो वेवलेंथ चेंज हो जाती है, मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी, दोबारा वाली पिक्चर देखो, तो वेवलेंथ जो है ना बदल जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वेव की लंबाई ज़्यादा है और यहाँ पर वेव की लंबाई कम है, तो वेवलेंथ तो बदलती है, ये बात आपने जहन के अंदर रख लीजिए। वेवलेंथ बदल जाती है जब मीडियम बदलता है ना, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेवलेंथ जो है वो बराबर होगी लेमडा डिवाइड बाय एन के। तो अब वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अब वैल्यू बराबर आ जाएगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली 2t इज इक्वल टू m प्लस हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा लेमडा डिवाइड बाय एन, लेमडा एन की जगह पर, और रीअरेंज करा तो ये बराबर आ जाएगा 2tn इज इक्वल टू m प्लस हाफ लेमडा। तो जो कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस वो बराबर होती है 2tn, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m, कौन सा ऑर्डर है m क्या क्या हो सकता है, वेयर m की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और लेमडा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब वैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। देखो हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पार्ट डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए m प्लस हाफ लेमडा के, ये हमने पढ़ी थी। पर इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस कंडीशन रिवर्स हो जाती है। क्यों, दोबारा सुन लो, फेस चेंज हो जाता है, जो रे रिफ्लेक्ट होकर आती है उसका फेस चेंज होता है 180 डिग्री का, मतलब क्रस्ट वाली जगह पर ट्रफ आ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर क्रस्ट वाली जगह पे ट्रफ आ गए तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए था वहां पे डिस्ट्रक्टिव होने लगता है, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए था वहां पे कंस्ट्रक्टिव होने लगता है। इस वजह से जो कंडीशन है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस एम लेमडा होती है। और हमारे केस में क्या होगा, इन दिस केस हमें पता है पार्ट डिफरेंस 2t के बराबर है और m लेमडा n लिखा जाएगा। अगेन वही बात है कि लेमडा n का क्या मतलब है, लेमडा n का मतलब ये है कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी वेवलेंथ में फर्क आता है, जो लेमडा डिवाइड बाय n, यानी कि लेमडा डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बराबर आ जाएगा 2t इज इक्वल टू m लेमडा ओवर n, और रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा 2tn इज इक्वल टू m लेमडा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक है बच्चों,
सो यही सारा हमारा आज का लेक्चर था अबाउट थिन फिल्म इंटरफेरेंस, जहाँ हमने कंडीशन समझी और थिन फिल्म इंटरफेरेंस की एग्जांपल बिल्कुल वीडियो के शुरू में देखी थी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।